नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। मैं हूं अदिति राजपूत। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया। 19 विपक्षी दलों ने एक बयान जारी कर कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है और विपक्ष का कहना यह है कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति को पूरी तरह से दरकिनार किया गया और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी का नए संसद भवन के उद्घाटन का फैसला राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है। तो यहाँ पर जो साझा बयान विपक्ष की तरफ से जारी किया गया है उसमें क्या कुछ खास बातें हैं वो आपको बता देते हैं। उसमें लिखा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो एक महत्वपूर्ण अवसर है और सरकार इसको लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। मतभेदों को दूर करने को हम तैयार थे, ये विपक्ष का कहना है। राष्ट्रपति को पूरी तरह दरकिनार किया गया। पीएम मोदी का उद्घाटन करने का फैसला गंभीर अपमान, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। पीएम ने उनके बिना भवन का उद्घाटन का फैसला किया है। यह अशोभनीय और राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है। लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित किया गया। विपक्ष का यह भी कहना है कि हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। संसद भवन के बहिष्कार का ये फैसला सामूहिक है, यानी कि विपक्ष ने सामूहिक तौर पर यह फैसला लिया है। तो किस तरह से नई संसद भवन है, लेकिन ये जो खींचतान है ये विपक्ष की और सत्ताधारी पार्टियों की लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस किस नेता ने क्या क्या बयान दिया है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कहा है कि संसद का हेड राष्ट्रपति होता है और ये उद्घाटन उनसे ना करवाना उनका अपमान है। वहीं जेडीयू के केसी त्यागी बोले यहाँ पर कि अधिकांश दल जो हैं वो दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। जेडीयू विपक्षी दलों के साथ है। शिवसेना के संजय राउत भी यहाँ पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से उद्घाटन करके आप उसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हो और इसीलिए विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से बोले कि संसद के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति को आमंत्रित न करना आदिवासी समाज, दलित समाज और पिछड़े समाज का अपमान है। आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी जो हैं उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। असदुद्दीन ओवैसी जो है एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि स्पीकर उद्घाटन करे तो जाऊंगा, प्रधानमंत्री करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक के बाद एक तमाम नेता जो हैं वो आकर मुखर होकर इसके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ पार्टियां जैसे कि हम देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरह से उसे बहिष्कार करने की बात नहीं कही है, लेकिन इशारों में वो कह रहे हैं कि अगर स्पीकर भी उद्घाटन कर देंगे तो चले जाएंगे, प्रधानमंत्री करेंगे तो नहीं जाएंगे। तो सवाल इंडिया का में आज यही सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या नई संसद के उद्घाटन का विपक्ष का बहिष्कार सही है। तो यहाँ पर एक के बाद एक तमाम विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं का क्या कुछ कहना है। I think that till there is an adequate time of this government to review the decision of this government, and instead of Prime Minister, President of India should be invited for the inauguration of this magnificent edifice as well as institution of our country. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि संसद के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और उनके हाथों नई संसद का उद्घाटन होना चाहिए और ऐसा ही कहना शिवसेना का भी है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है।
लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करेंगे। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। 19 विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी करके बहिष्कार किया है, क्योंकि संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो योग्य पात्र है वो हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनका अपमान है ये, उनके द्वारा इसका उद्घाटन न कराया जाना। हम सभी इसका विरोध करते हैं और खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हम इसका बहिष्कार इसलिए भी करते हैं क्योंकि आदिवासी राष्ट्रपति का ये अपमान है। और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नई संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर घमासान जो है वो तेज होता जा रहा है। यहाँ पर एक के बाद एक नई नई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस पे जुड़ती जा रही हैं और अब लगता नहीं है कि ज़्यादातर पार्टियां जो है वो साथ नहीं आ रही हैं। राजीव, यानी कि बहिष्कार जो है वो बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा कि पार्लियामेंट की संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा है और ये राजनीतिक विवाद का शिकार न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उतनी सरकार की भी है। और यहाँ पर कोई भी पक्ष जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्ष का मानना है कि संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति माने जाते हैं, इस लिहाज से उनको जो है उद्घाटन समारोह में न केवल न्योता भेजा जाना चाहिए बल्कि उद्घाटन भी उन्हीं से कराना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि चूंकि हमने संसदीय परंपरा को अपनाया है और संसदीय परंपरा में प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं खासतौर से, तो प्रधानमंत्री का उद्घाटन जो है ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस रिजीम में भी जो है, जो आप बता दें कि पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने किया था और इसी तरह जो है जो संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन जो है उस समय के राजीव गांधी ने किया था। तो ये तमाम दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो कह सकते हैं कि एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन जो है 28 तारीख को हो रहा है, वो विवाद का शिकार बन रहा है। दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष पीछे झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से आप कह रहे हैं राजीव, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के जो बयान हम सुन रहे हैं, किसी का कहना है कि राष्ट्रपति ही क्योंकि जो कार्रवाई है उसके उनके बिना हो नहीं सकती है, वही उसकी शुरुआत करते हैं तो उनको होना चाहिए। जहाँ पर हमने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, वो कह रहे हैं कि कस्टोडियन जो हैं उसके वो स्पीकर होते हैं। ऐसे में क्या कोई प्रोटोकॉल इसको लेकर है? क्या कुछ ऐसी बात कहीं कानूनन तौर पर कहीं लिखी हुई है या लिखित में कोई ऐसी बात है कि उद्घाटन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है तो हमारा देश में कानून से कहीं ज़्यादा परंपरा चलती है और परंपरा को लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। सत्ता पक्ष के हिसाब से ये परंपरा या कानून कोई मायने ही नहीं रखता है कि कस्टोडियन जिसकी बात करें राष्ट्रपति होते हैं। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सूत्र के आधिकारिक तौर पर भी हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि आप इस बिल्डिंग का उद्घाटन कीजिए। विपक्ष यह भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री न कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं, बल्कि जब भूमि पूजन हुआ था 2.5 साल पहले, उस समय भी प्रधानमंत्री ने किया था और उस समय के जो राष्ट्रपति थे जो हैं उनको भी इन्वाइट नहीं किया गया था और आज भी राष्ट्रपति को इन्वाइट नहीं किया जा रहा है। और ये कहने के नहीं इन्वाइट करना, ये पूरी महिला जो कह सकते हैं दलित आदिवासी समाज का अपमान है। आप उनको इन्वाइट नहीं कर रहे हैं।
भाई सरकार का अपना तर्क है, सरकार का ये कहना है कि विपक्ष जो है बेवजह जो है संसद को लेकर राजनीतिक विवाद का मुद्दा बना रहा है, बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। इसमें विवाद की कोई जगह नहीं है और इसी कारण से संसदीय कार्य मंत्री ने बाकायदा अपील की विपक्ष को कि आप अपने फैसले पर पुनः विचार कीजिए और अब समारोह में वापस लीजिए। आपको ये भी बता दें कि जितने संसद सदस्य हैं सबको सरकार की ओर से आमंत्रण भेजा गया कि आप आइए और इस समारोह में हिस्सा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से राजीव कह रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी जिस तरह से विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों की ही होती है और उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि एक मत पर आना चाहिए, एक राय पर आना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम में सभी शामिल हो पाए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आ रही है श्रीनगर से जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन जो है वो चल रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें कि मौसम कुछ बदला हुआ है और सभी लोग यहाँ पर अब हाथों में छतरियां लेकर जा रहे हैं। तो पर्यटन के लिहाज से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण G20 की बैठक को माना जा रहा है। सुनते हैं यहाँ पर हम हमारे सहयोगी नीता शर्मा के साथ जुड़ रहे हैं जो श्रीनगर में मौजूद है। नीता, तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं सभी हाथों में छाता लिए घूम रहे हैं। अचानक लग रहा है कि मौसम वहाँ पर बदला है और जिस तरह से सभी लोग अब यहाँ पर बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, इनका सुबह से कार्यक्रम था अदिति। ये कुछ लोग जो हैं कुछ मुगल गार्डन गए थे, कुछ लोग जो हैं गोल्फ खेलने गए थे, कुछ लोग जो है अभी पोलो व्यू गए हैं। पोलो व्यू की एक नई कहानी ये है कि स्मार्ट सिटी के तहत इसे रीडेवलप किया गया है। ये ओल्ड आर्टिजान्स की मार्केट होती थी जहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट हैं थोड़ी हाई एंड की मार्केट हुआ करती थी, लेकिन अब इसे पूरा का पूरा रीडेवलप किया गया है। जितना भी इसका ड्रेनेज है वो उसके ऊपर जो है उसे ढक दिया गया है। इसे पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली मार्केट जो है बनाया गया है पोलो व्यू को। और ये अगर आप शाम को अगर यहाँ पर जाएं, अक्सर यहाँ पर आपको जो है लोग दिखाई पड़ेंगे। अब वहाँ पर संगीत की आवाजें आपको सुनाई देंगी। किसी यूरोपियन मार्केट से ये अब कम नहीं लगती। अगर अब मैं आपको दिल्ली के लिहाज से समझाऊं तो एक खान मार्केट को टक्कर देती हुई मार्केट जो है वो कश्मीर वैली में अब बनी है। इसे रिफर्बिश किया गया है, रीडिजाइन किया गया है स्मार्ट सिटी के तहत। जैसे घंटा घर लाल चौक को रीडिजाइन किया जा रहा है, TRC को रीडिजाइन किया जा रहा है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, पोलो व्यू को भी उसी के तहत रीडेवलप किया गया है। ये जितने भी डेलीगेट्स हैं ये फिलहाल वहाँ पर घूम रहे हैं। जहाँ तक मौसम का सवाल है, मैं आपको बता दूं अदिति, यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस है। काफी सुबह से रिमझिम करके बारिश हो रही है, जिसके चलते ठंडी जो है हवाएं हैं जो यहाँ पर चल रही हैं। काफी कोहरा भी जो है वो छाया हुआ है। यही वजह है कि ये लोग भी मौसम का लुत्फ ले रहे हैं और इधर उधर जो श्रीनगर के आसपास के इलाके हैं वहाँ घूम रहे हैं। पहले इन्हें गुलमर्ग जाना था, लेकिन कुछ के चलते, कुछ इश्यूज के चलते इन्हें वहाँ नहीं ले जाया गया। कल जो LG साहब हैं, गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनका भी यही कहना था कि उनको नहीं लेके जाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई जाना चाहेंगे तो उनको ले जाया जाएगा। लेकिन अब ये लोग आसपास के इलाकों में इन्हें दिखाया जा रहा है, कश्मीर से वाकिफ कराया जा रहा है। तो कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर का आर्किटेक्चर से इन लोगों को वाकिफ कराया जा रहा है। जी नीता, सालों तक आतंकवाद और अलगाववाद का दंश जम्मू कश्मीर ने झेला है। हम सब ये जानते हैं कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति वहाँ पर रही है, कितना संवेदनशील इलाका। इस वक्त भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, लेकिन ये तस्वीर जो आ रही है ये कहीं ना कहीं वाकई में बदले हुए जम्मू कश्मीर की बात एक करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में लोग जो है वहाँ पर, उनकी भी आपसे बातचीत हुई होगी, लोगों के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बहुत वक्त के बाद इस तरह का इतना बड़ा आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो ये पहली बार है कि इतना हाई लेवल का एक जो सम्मेलन है, समिट है, वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। अगर लोगों की बात करें तो लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वहाँ पर बढ़े, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, लोग तरक्की करें, नौजवानों को नौकरी मिले। तो लोगों की जो मंशाएं हैं, लोग चिंताएं हैं, वो आम लोगों की तरह ही हैं। जहाँ तक इंतजामों का सवाल है, ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा इवेंट जो है अगर जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो किसी भी तरह का जो एक हड़ताल है उसकी कॉल नहीं आई है। ज़्यादातर सिटी के जो इलाके हैं वो खुले हुए हैं। सिर्फ एक रोड है जो बुलेवार्ड रोड जो SKICC तक जाता है, जहाँ पर ये समिट हो रहा था, जो रोड लीड करता है ललित में और ताज की ओर, जहाँ पर ये लोग डेलीगेट
रह रहे हैं उस हिस्से पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं। बाकी पूरा का पूरा शहर जो है वो खुला हुआ है। टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो श्रीनगर शहर और जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं खचाखच भरे हुए हैं। जो होटल्स हैं वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी। टैक्सीज जो हैं वो फुल जा रही हैं। तो टूरिस्ट के लिहाज से जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त अपनी पीक पे जो है उसने बुकिंग्स जो है वो की हुई हैं। आदिति नीता, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत चिंताएं रही हैं। पिछले दिनों आपने भी रिपोर्ट किया था कि आतंकवाद को लेकर कई तरह की साजिशों के यहाँ पर अटकलें चल रही हैं और कोशिशें भी काफ़ी कुछ की जा रही हैं और आतंकवादियों को मार भी गिराया गया पिछले दिनों। तो आपने सुरक्षा के लिहाज से किस तरह का माहौल यहाँ पर देखा है, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिनों से वहीं पर मौजूद हैं? बिल्कुल, जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस थे वो तो कई दिनों से वहां पर चल रहे थे। पूरे दल झील में जो है इन डेप्थ पेट्रोलिंग की जा रही थी। सैनिटाइज पूरी तरह से किया गया था क्योंकि SKICC एक अकेला ऐसा होटल है आदिति जहां पर कन्वेंशन है, जहां पे मीटिंग्स होती हैं। सेंटूर होटल है, ये बहुत प्राइम प्रॉपर्टी लोकेशन है। उसके आसपास का जितना भी इलाका है दल उसको चारों तरफ है, तो पूरे को सैनिटाइज किया गया था क्योंकि वो वेन्यू था। तो सिक्योरिटी के लिहाज से ऑब्वियसली ये एक बड़ा इवेंट था भारत के लिए, इंडिया के लिए, जिसके चलते उससे बहुत इंतजाम किए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने महीनों पहले जो है इंतजाम, ब्लूप्रिंट, ब्लू ड्राफ्ट जो है वो तैयार किए थे। 22 से 24 तक का ये जो एक समिट था वो श्रीनगर में आयोजित किया गया था। अभी तक शाम तक ये जो है खत्म हो जाएगा। मोस्टली जो डेलीगेट्स हैं वो घूम रहे हैं, कई जो हैं वो वापस भी जा रहे हैं। कल सुबह ये सारे के सारे लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा बलों के लिहाज से ये एक जो एक समिट है, एक सक्सेसफुल समिट हुआ है क्योंकि इंसिडेंट फ्री जो है ये समिट हुआ है। कहीं पर भी कोई इंसिडेंट सुनने को नहीं। बिल्कुल नीता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से आप बता रही हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और 22 तारीख से 24 तारीख तक यानी कि आज तक ये जो शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है। और अब हम देख भी रहे हैं कि जो डेलीगेट्स आए हैं बाहर से, विदेशों से, वो यहाँ पर बाजार में आराम से घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। कुछ लोगों की बातचीत भी यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। Kashmir craft, a lot of things are available here. Well, it's been exciting so far, so I wait and see what I see in the market. Okay. If you get any chance in your life, would you like again visiting Kashmir apart from the G20? Yeah, I want to see Taj Mahal, Agra. Okay. I want to come back to Agra. So I'll see, what's the name of the place? Taj Mahal. Yeah, I'm loving it. You got a beautiful place in here. I think it's a nice experience to be in here. So I'm really enjoying it. Very, very beautiful experience. Love it here. Even though the rain, there's a little bit of rain, but we really liked it a lot. Beautiful, heaven on earth. आगे बढ़ते हैं तो नई संसद भवन का जिसका हम जिक्र कर रहे थे 28 मई को उसका उद्घाटन किया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिन बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारियां जो हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री सेंगोल को स्वीकार करेंगे जो हमारी सभ्यता से जुड़ी एक अहम वस्तु है। इस नए संसद भवन को बनाने में 60,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री इन सभी श्रमयोगियों को सम्मानित भी करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन एक नई परंपरा भी शुरू होने जा रही है। इस दिन संसद भवन में सेंगोल की स्थापना जो है वो होगी। अमित शाह ने ये बताया कि सेंगोल अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है और 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने इस सेंगोल को स्वीकार किया था। पीएम मोदी को सेंगोल की जानकारी मिली तो उन्होंने निर्णय लिया कि संसद के लोकार्पण के दिन इसे भी स्थापित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे।
मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सेंगोल को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी अब लोगों में हो गई है जब से गृह मंत्री का बयान हमने सुना है। कृपया आप इस बारे में बताएं कि ये क्या कुछ है और किस तरह से इसका महत्व जो है वो इतिहास की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा है। वैसे सही मायनों में देखा जाए अदिति, तो आज से पहले कई लोगों ने सेंगोल के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज जब सरकार ने इस बारे में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया कि किस तरह से 28 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी सेंगोल जो है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष उनके आसन के समीप स्थापित करेंगे, तो इसके बारे में उत्सुकता हुई कि आखिर सेंगोल है क्या। दरअसल जो चोल साम्राज्य था, भारत के इतिहास में सबसे परंपरा में जो सबसे वैभवशाली एम्पायर रहा है चोल साम्राज्य, उसमें यह परंपरा थी कि जब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण होता था, तो ये जो राजदंड है इसको देकर के एक तरह से इसका सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक इसको बना लिया गया था, जिसमें कि पुरोहित होते थे और वो उस पूजा पाठ करके इसका सत्ता का हस्तांतरण करते थे। तो 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण किस तरह से होगा, कोई समारोह होगा, उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि जिस देश से वो आते हैं वहाँ पर आप जानते हैं कि जब राज्याभिषेक होता है तो कितना धूमधाम से होता है और किस तरह की परंपराओं का निर्वहन होता है। हाल ही में आपने किंग चार्ल्स का देखा भी, एक राज्याभिषेक के वक्त कितने ज़्यादा जो रीति रिवाज का पालन किया गया था। तो इस लिहाज से उन्होंने पूछा था कि यहाँ क्या करना होगा। तब पंडित नेहरू को इस बारे में जानकारी नहीं थी, उन्होंने अन्य नेताओं से संपर्क किया। सी राजगोपालचारी ने बताया कि तमिलनाडु में चोल साम्राज्य के समय ऐसा होता था, तो उसके बाद ये निर्णय किया गया कि इस तरह का एक जो राजदंड है उसकी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए और 5 फीट जो चांदी का ये राजदंड है इसको बनाया गया और उस पर सोने का आवरण है, ऊपर इस पर नंदी स्थापित है और इसको नीति निर्वहन का एक तरह से प्रतीक माना जाता है। और बाद में पूजा पाठ के बाद इसको पंडित नेहरू को दिया गया था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके बाद से ये प्रयागराज में जो आनंद भवन है वहाँ पहुँचा दिया गया था। उसके बाद वहाँ पर ही प्रयागराज में जो म्यूजियम है वहाँ पर इसको पहुँचा दिया गया था और फिर ये एक तरह से स्मृति से लोप हो गया था, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन बाद में जब पीएम मोदी को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि इसकी खोज खबर ली जाए, कहाँ ढूंढा जाए, और 3 महीने तक इसकी खोज खबर ली गई। उसके बाद पता चला कि ये प्रयागराज के म्यूजियम में है, अब इसको लाया गया है और 28 तारीख को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तब पीएम मोदी इसको वहाँ पर स्थापित करेंगे। ये प्रतीक होगा सत्ता हस्तांतरण में जो हुआ था और साथ ही किस तरह से नीति के रास्ते पे चलना है। और साथ ही ये भी कहा गया कि आगे जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, जैसे गणतंत्र दिवस हो सकता है, स्वतंत्रता दिवस हो सकता है, तो उस समय इसको बाहर लाया जाएगा, लेकिन तब तक वो पूरे समय नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के बगल में ही रहेगा। जी अखिलेश, अगर संक्षेप में बता पाएंगे क्या इसे केंद्र बिंदु बनाकर तमिलनाडु में असर की भी कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है? डीएमके को इससे परेशानी हो सकती है? देखिए कई राजनीतिक संदेश भी इसके पीछे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के अगुवाई में तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे करके कि ये बता गए कि ये उन्हीं की विरासत का एक हिस्सा है। एक तरह से मोदी सरकार ने स्पष्ट कांग्रेस को संदेश भी दिया है और तमिलनाडु के जो डीएम की सत्तारूढ़ पार्टी है उसको भी संदेश दिया है कि देखिए आपके राज्य की एक ऐसी परंपरा है जो कि पूरे भारत को जोड़ती है, उसको मोदी सरकार एक पुनर्प्रतिष्ठित कर रही है और ऐसे में आपको इस महत्वपूर्ण मौके को एक राजनीति का साधन नहीं बनाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण मौके का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस समेत डीएमके समेत बाकी सभी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, सेंगोल के महत्व को भी समझाने के लिए और किस तरह से उसको लेकर एक दाव चलती हुई भी यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। राजनीतिक असर भी इसका आगे देखने को मिल सकता है। एक ब्रेक के लिए सवाल इंडिया का में रुक रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आज वो मुंबई पहुंचे। मुंबई जाकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा में अध्यादेश के विरोध का भरोसा दिया है। उन्होंने वहां पर मीडिया के सामने ये भी कहा कि उनसे उनकी सारी शक्तियां जो हैं वो छीन ली गई हैं। 8 सालों से वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो यहाँ पर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई और अब इसका विरोध करना जरूरी है। आपको बता दें कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है और इसी का विरोध करने के लिए केजरीवाल विपक्षी पार्टियों से समर्थन जुटा रहे हैं।
जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए। जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके। जनता के प्रति जवाब दे तो चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। और अब बात करते हैं मौसम की। कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन कुछ जगहों पर मौसम बदलने भी लगा है। जयपुर उनमें से एक है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश आज यहाँ पर हुई है और इससे तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली है। ऐसा ही कुछ हाल कल रात राजस्थान के कई हिस्सों में देखने को मिला है, जहां दिन भर तेज धूप के बाद अचानक मौसम बदलने के साथ ही बरसात शुरू हो गई। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है और जिसका असर अगले 3 दिनों तक देखने को मिल सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम कुछ इसी तरह का बना रह सकता है। तो सवाल इंडिया का में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।